नमस्कार, मैं जयश्री चौहान जयश्री अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में, अर्थात प्रोटोजन डिजीज के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब प्रोटोजोआ से मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले एक रोग आता है जो फेमस रोग है, उसके बारे में आप सबने सुना होगा, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। वैसे तो मलेरिया होता है जो मच्छर के काटने से होता है, परंतु इसका जो वाहक, मच्छर तो क्या होता है, इसका वाहक का काम करता है। तो हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर से होता है, मच्छर से तो होता है, पर इसमें जो मेन रोग कारक की बात करें तो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। इसमें वहां का काम कौन करेगा? मच्छर करेगा। मच्छर का नाम क्या आएगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये मच्छर क्या करेगा? इस मच्छर में प्लाज्मोडियम, ये फैलता किससे? इस मच्छर में क्या होता है? एक प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ कौन सा? प्लाज्मोडियम। अगर रोग कारक की बात करें तो इसमें आएगा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ये प्लाज्मोडियम किसे पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर में पाया जाता है। ये जब मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा जाता है तो काटने पर ये जो प्लाज्मोडियम होगा वो उसके डंक के माध्यम से उसके स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या होगा? बॉडी में प्रवेश करेगा। बॉडी में प्रवेश करके उसके रक्त में मिल जाएगा, उसकी आरबीसी में मिल जाएगा, और क्या करेगा? ये जो प्लाज्मोडियम होगा उसकी आरबीसी से जुड़कर उसकी आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। अब आरबीसी नष्ट होगी तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी आएगी। अब हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो रक्त की भी कमी आएगी, और रक्त की कमी आने से इसमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। व्यक्ति में क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें लक्षण के रूप में आएंगे, मलेरिया के लक्षण के रूप में इसमें क्या होगा? खून की कमी आ जाएगी। खून की कमी आ जाएगी क्योंकि क्या किया? इस प्लाज्मोडियम ने हीमोग्लोबिन को, आरबीसी को नष्ट कर दिया। और इसमें क्या होता है? इसमें ठंड लग के बुखार आती है। क्यों ठंड लग के क्यों बुखार आती है? क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है, जो वृद्धि करता है, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? आरबीसी से संपर्क करके ऐसा गोल घेरे में ऐसा अपनी वृद्धि कर लेता है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेता है। और जब ये प्लाज्मोडियम की आसपास की झिल्ली जिसने कवर कर रखा है इस प्लाज्मोडियम को, ये जब फटती है तो क्या होता है? इस फटने के कारण ही व्यक्ति को ठंड का अनुभव होता है और ये बाहर सिक्रेट हो जाते हैं। कौन से? प्लाज्मोडियम। क्योंकि ये बाहर होंगे तभी तो आगे वृद्धि करेंगे ना। ये क्या है? क्योंकि संक्रमण रोग है ना, ये आगे वृद्धि करते हैं। ये आगे दूसरे मच्छर के माध्यम से किसी में इसमें जाएंगे ना, तो क्या होगा? ये आगे वृद्धि करते हैं। तो जब ये फटता है, इस फटने के कारण ही ये जब फटता है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, ये फटता है तो व्यक्ति को ठंड का अनुभव होता है, व्यक्ति को सर्दी लगती है। तो इसमें क्या होता है? ठंड लग के बुखार आती है, ठंड के साथ फीवर, बुखार लिख देते अपन, तो साधारण भाषा में बात करते हैं। ठंड के साथ बुखार आती है इसमें। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो ये प्लाज्मोडियम। एग्जाम में क्या पूछेंगे हमसे कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? सबसे पहली बात है तो किसके कारण होगा? ये प्रोटोजोआ के कारण होगा। इसके बाद कौन से प्रोटोजोआ के कारण? तो आएगा प्लाज्मोडियम। और इसमें वाहक का कार्य कौन करेगा? ये जो प्लाज्मोडियम होगा ये किसी न किसी में तो पाया जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम अकेला तो पाया नहीं जाता। ये क्या होता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है, मतलब किसी और वाहक पर परजीवी अपना जीवन यापन करता है। तो ये किस पर पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर पर पाया जाता है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। और जब मलेरिया की जब उपचार की बात करें तो उपचार में एक 3-4 गोलियों के नाम होते हैं। एक तो होता है कुनेन। उपचार की बात करें, उपचार तो आता है कुनेन, पेडुक्लिन, और एक होती है क्लोरोक्विन और प्रोमोक्विन।
ये 4 गोलियों या 4 औषधि के नाम हो गए। कुनेन, पेडुलीन आएगा, पेडुलीन, पेडुलीन, क्लोरोक्विन और प्रोमोक्विन, ये 4 औषधि मलेरिया में आती है यूज। तो ये इन औषधियों के नाम भी हमको याद रखने हैं। इसके बाद हम अगले रोग की बात करें तो अगला रोग आता है जो हमारा प्रोटोजोआ से जनित है, वो आएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग, स्लीपिंग, इसको बोलते हैं स्लीपिंग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को नींद आती है या व्यक्ति की जो आंखें होती है वो नींद जैसी दिखाई देती है। व्यक्ति हमें ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति हमेशा सो के उठा है या फिर सोता हुआ, उसको नींद का अनुभव होता है। और ये किसके कारण होता है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण? इसमें नाम आता है ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये होता है ट्रिप्नोसोमा नामक कवक से होता है। और ये कवक भी क्या होता है, परजीवी के रूप में होता है। मतलब किसी न किसी जीव पर परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। तो ये किस पर करेगा, इसमें एक नाम आता है सीसी मक्खी का। सीसी मक्खी पर ये क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। और जब सीसी मक्खी द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है तो ये ट्रिप्नोसोमा उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो इसका वाहक कौन हुआ, वाहक के रूप में हुआ इसका सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। इसको इंग्लिश में ऐसे TSE, सीसी मक्खी के द्वारा ये फैलता है निद्रा रोग। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में व्यक्ति की जो लसिका ग्रंथि होती है, जब मक्खी जब व्यक्ति को काटती है तो उसकी किस पर प्रभाव डालती है, वो लसिका ग्रंथियों पर प्रभाव डालती है। व्यक्ति की लसिका ग्रंथियों को नष्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किसको प्रभावित करती है, ये लसिका ग्रंथियों को, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करने का काम करती है, लसिका ग्रंथियों को। इसके बाद अगर हम बात करें जो निद्रा रोग है उसके उपचार की बात करें तो उपचार में एक साधारण सा उपाय, जब ये रोग किससे हो रहा है, मक्खी से, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मक्खी को नष्ट। तो मक्खी को किसके माध्यम से, कीटनाशक के माध्यम से, साफ सफाई रखकर उसके माध्यम से हम अपने आप को इस रोग के होने से बचा सकते हैं। तो इसमें उपचार की बात करें तो उपचार में नॉर्मल बात है, इसमें लिखने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मक्खियों को नष्ट कैसे किया जाता है। हम अगर गंदगी नहीं रखेंगे आसपास तो मक्खियां भी नहीं आएगी, और मक्खियां नहीं आएगी तो किसी प्रकार की कोई मक्खी नहीं आएगी, तो सीसी मक्खी की तो बात ही नहीं बनती। इसके बाद बात करते हैं, ये निद्रा रोग हो गया हमारा और मलेरिया रोग हो गया। अब अगला रोग होता है जो प्रोटोजोआ से होता है, वो कालाजार। कालाजार, कालाजार भी किसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ये किस होता है, लिस्मानिया डेवोनिस से, लिस्मानिया डोवोनी। ये किस नाम का, ये भी एक प्रोटोजोआ का नाम है। ये भी, इस प्रोटोजोआ को भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये तो हुआ ट्रिप्नोसोमा और ये लिस्मानिया डेवोनिस। इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को तेज बुखार होता है, व्यक्ति को एकदम से तेज बुखार आता है। और इस रोग का सिर्फ एक ही लक्षण है और पेपर में ज्यादा इसके बारे में भी पूछा नहीं जाता, बस इतना पूछा जाता है कि किसके कारण होता है, तो हमें लगाना है लिस्मानिया डेवोनिस के कारण होता है। अगले रोग की हम बात करें, इधर देख लेते हैं, यहां पर अगला रोग है हमारा पायरिया। पायरिया रोग होता है, यह भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। पर ये पायरिया रोग संबंधित किससे है, ये संबंधित है हमारे जो मुंह में होते हैं मसूड़े और दांत से संबंधित है। मुंह में क्या करता है, ये जो पायरिया रोग होता है तब मुंह में होने वाले जो कवक है, कवक क्या करते, मुंह में प्रोटोजोआ, हम यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, मसूड़ों में सड़न उत्पन्न करते हैं, सड़न उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा हो कोई भी चीज सड़ जाती है तो उसमें पानी से भर जाता है, फफोले से बन जाते हैं, और फफोले से बनने के बाद वहां पे दर्द का अनुभव होता है, और उसको दबाने पर पानी सा पस सा निकल जाता है। जैसे निकलते हैं ना, मतलब कोई चीज सड़ जाती है, पस सा निकलता है, अजीब सा व्हाइट सा, आपको देखा हो कभी
या फिर कभी आपने खुद में महसूस भी किया हो, कहीं भी कोई भी चीज होती है तो उसमें व्हाइट सा पानी सा निकलने लग जाता है, तो ये स्पाइरिया रोग में भी ऐसा होता है, मसूड़ों में और दांत में क्या होता है, घाव बन जाते हैं। तो ये किससे संबंधित है, मसूड़े सड़ जाते हैं, मसूड़े सड़ जाते हैं और दांत में घाव बन जाते हैं, दांत में घाव बन जाते हैं। और अगर हम बात करें ये पायरिया रोग जो है, जो पायरिया रोग कौन से प्रोटोजोआ से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता तो है पर कौन से प्रोटोजोआ से, इसमें नाम आता है इसका रोग कारक, ये रोग कारक एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, नीचे लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। और ये जो पायरिया रोग है इसे मसूड़ों में और दांत में इफेक्ट हुआ, इसे किसे, जिंजीवेलिस से, तो क्या होगा, विटामिन सी के कारण, क्योंकि दांत में कोई भी चीज खराब होती है तो किसी कमी से होती है, वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो अगर हम उपचार की बात करें तो उपचार के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन में क्या करना पड़ेगा, विटामिन सी की मात्रा अधिक लेनी पड़ेगी ताकि हमें ये रोग ना हो और हमारे इसकी मसूड़ों की और जो दांत में जो कमी हो गई है उसकी पूर्ति हो सके। और इसके अलावा क्या होता है, भोजन में हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें रेशे हो, रेशेदार मतलब रेशेदार फलों का, रेशेदार सब्जियों का, हरी सब्जियों का यूज करना चाहिए जिसमें हमें विटामिन सी प्राप्त हो सके। इसके बाद अगर हम अगले रोग की बात करें तो प्रोटोजोआ से होने वाला अगला रोग है पेचिस। पेचिस, पेचिस किससे होता है, इसमें प्रोटोजोआ आती है, प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ से होगा, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक किससे होता है, कवक से, प्रोटोजोआ से होता है। ये नाम थोड़े टफ है पर आप इस क्लास को बार बार देखो, 2-4 बार नाम याद करो, लिख लिख के याद करो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और दिमाग में या माइंड में स्थायी भी हो जाएंगे। तो इन पे मैं एक डिब्बे में बंद कर देती हूँ। इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक चार्ट बनाएंगे। कैसे याद करें इसको, याद करने की मतलब इसको चार्ट बनाना, एक तरफ तो लिखना रोग का नाम और एक लिखना रोग कारक का नाम, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। और उसको एक दीवार पे जहां आप स्टडी करते हो उसको सामने चिपका लेना और हमेशा आते जाते उसको देखते रहोगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे और आपको इतना टफ भी नहीं लगेंगे। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे पेचिस की। अब पेचिस रोग होता है किसके कारण होता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये परजीवी के रूप में होता है, पर ये पाया कहाँ जाता है, ये जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसकी बड़ी आंत के अग्रभाग में, बड़ी आंत को हमने 3 भागों में देखा है, 3 भागों में बांटा है। अगर आपने इसके संबंधित पाचन संबंधित भाग नहीं देखा है हमारे आहार नाल में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से बना हुआ है, वहां जाकर उस वीडियो को पाचन तंत्र वाले टॉपिक में जाकर उसमें बड़ी आंत के पार्ट को देख सकते हैं कि बड़ी आंत को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से, कोलन, सीकम और रेक्टम। तो एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसमें पाया जाता है, बड़ी आंत के कोलन सीकम वाले, सबसे अग्रभाग कौन सा होता है, सीकम। तो सीकम वाले पार्ट में पाया जाता है। बड़ी आंत कैसी होती है हमारी, ये ऐसी उल्टे यू आकृति जैसी मान सकते हैं, ये हमारी बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पर एक कोलन वाले पार्ट में सीकम वाले, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। तो ये कौन से वाले पार्ट में पाई जाती है, ये सीकम वाले पार्ट में पाई जाती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, इस पार्ट में पाया जाता है। और इस पार्ट में क्या करता है, अपने आप का पोषण प्राप्त करता है, वृद्धि करता है। और जब ये रोग व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में जब ये संक्रमण हो जाता है तो क्या लक्षण होते हैं व्यक्ति में, क्या होता है, दस्त लग जाते हैं और ज्यादा अधिक हो जाता है संक्रमण तो दस्त के साथ खून भी आने लग जाता है। और क्या होता है, व्यक्ति को बार बार बेचैनी सी, कमजोरी सी महसूस होती है और उसको बार बार शौचालय की जाने की इच्छा होती है कि बार बार जाए, तो फिर ऐसी इच्छा होती है इसमें पेचिस रोग में। और जो पेचिस रोग होता है, पेचिस रोग किसके कारण हुआ, प्रोटोजोआ के कारण पढ़ लिया हमने। इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार के रूप में औषधि का नाम आता है। तो इसका उपचार आएगा, एक तो आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं उपचार,
और भी आएगी एक तो ऑक्सोफॉर्म, मीजोफॉर्म, और एक और नाम आता है इसमें ऑक्सोफॉर्म नहीं, यहां पे आएगा आयरोफॉर्म, और ये मीजोफॉर्म नहीं, मैक्सो पूरा ही मिटा देते हैं इसको, दोबारा लिख लेते हैं, ये आएगा मैक्सोफॉर्म। तीसरा आता है एंट्री कैनाल। ये इसके 3 औषधियों के नाम है। औषधियों को लिया जब ये रोग हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा 3 औषधियां दी जाती है। और इसमें एक और बात, हमें एक प्राथमिक उपचार के रूप में बात करें तो प्राथमिक उपचार के रूप में हमें इस रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पानी हो, दूध हो, जो भी लिक्विड चीज है जिसको हम डेली में यूज करते हैं, पानी, दूध, इन सबको क्या करना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। तो ये रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये हुआ है हमारे किसके बारे में, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के बारे में। आपको इस टॉपिक संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।